गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी 2025 के लिए जीके जीएस में आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जहां से हमारे एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो आप सभी लोग इस क्लास को ध्यान से और पूरा देखिएगा और गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। बाकी स्टैटिक जीके के लिए दोस्तों आप लोग कहीं भी भटकिएगा मत। आप लोग स्टैटिक जीके की जो हमारी पिछली वाली क्लास थी उसे एक बार पूरा जरूर देखिएगा। उसमें वो सब टॉपिक कवर किए गए हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग स्टैटिक जीके की हमारी पिछली वाली क्लास जरूर देखिएगा। उसका लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आज की क्लास में आप लोग सबसे पहले देखिए जून से लेकर दिसंबर 2024 तक के कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर, जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, उत्तराखंड स्थित जोशी मठ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो उत्तराखंड स्थित जोशी मठ का नाम बदलकर दोस्तों अब कर दिया गया है ज्योतिर्मठ। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, और इसमें है भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल जिसे नक्षत्र कहा जाता है उसका अनावरण कहाँ किया गया। तो भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल जिसे नक्षत्र कहा जाता है उसका अनावरण किया गया दोस्तों जॉर्ज एवरेस्ट, जो कि पड़ता है मसूरी उत्तराखंड में। इसके बाद तीसरा पॉइंट या तीसरा क्वेश्चन आप लोग देखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील रेल ब्रिज, इसका नाम क्या है। तो दुनिया के सबसे ऊंचे स्टील रेल ब्रिज का नाम है दोस्तों चीनाब ब्रिज, जो कि पड़ता है जम्मू और कश्मीर में। फिर इसके बाद अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें है उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश वो कौन हुई है दोस्तों। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हुई हैं ऋतु बाहरी। फिर इसके बाद अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें है प्रेस सूचना ब्यूरो के नए महानिदेशक हुए हैं। तो प्रेस सूचना ब्यूरो के नए महानिदेशक हुए हैं धीरेन्द्र ओझा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार ये कौन है दोस्तों, जो कि हुआ है 2024 में। तो ये है चीन। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार 2024 में कौन हुआ है, तो वो है चीन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है दोस्तों 129, और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इसे जारी किया जाता है दोस्तों WEF या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, और ये दोस्तों जारी किया गया कुल 146 देशों में, और इसमें भारत की रैंक है 129। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में दोस्तों पहला स्थान है आइसलैंड का। तो इस क्वेश्चन से आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जिसे जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, और इसमें भारत को रैंक दी गई है 129 कुल 146 देशों में, और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में पहला स्थान हासिल किया है आइसलैंड ने। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें है निजुत मोइन योजना, जो कि दोस्तों बाल विवाह को रोकने के लिए शुरू की गई है, और ये योजना है असम सरकार की। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि निजुत मोइन योजना जो कि बाल विवाह को रोकने के लिए शुरू की गई है, और ये शुरू की गई है असम राज्य के द्वारा या असम सरकार के द्वारा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें है
18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे चुना गया था? तो 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर चुना गया था दोस्तों भर्तृहरि महताब जी को। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें है बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, ये किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? तो ये शुरू की गई झारखंड राज्य या झारखंड सरकार के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, और इसमें है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक है दोस्तों 176 कुल 180 देशों में। और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में पहले स्थान पर रहा फिनलैंड, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, और इसमें है 10वां अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव, ये दोस्तों कहाँ किया गया? तो 10वां अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन हुआ श्रीनगर जम्मू और कश्मीर में। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, और इसमें है उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन हुए हैं? तो उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं दोस्तों मोहन चरण मांझी जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, और इसमें है वैश्विक शांति सूचकांक या जीपीआई या ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो वैश्विक शांति सूचकांक या ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक है दोस्तों 116 कुल 163 देशों में। और वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में पहले स्थान पर है आइसलैंड, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, और इसमें है 18वीं लोकसभा में नोटा के लिए सबसे अधिक वोट कहां पर हुए? तो 18वीं लोकसभा में नोटा के लिए सबसे अधिक वोट हुए इंदौर में, जो कि पड़ता है मध्य प्रदेश में। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, और इसमें है कैग या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पहला संग्रहालय कहां पर स्थित है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या कैग का पहला संग्रहालय ये दोस्तों स्थित है शिमला में। बाकी यहीं पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कैग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम है दोस्तों संजय मूर्ति जी। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कैग या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम है श्री संजय मूर्ति जी। और कैग का पहला संग्रहालय ये दोस्तों स्थित है शिमला हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, और इसमें है रोहेल रीव्स कहां की पहली महिला वित्त मंत्री बनी? तो रोहेल रीव्स दोस्तों पहली महिला वित्त मंत्री बनी ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम की। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, और इसमें है राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के सलाहकार नियुक्त हुए हैं दोस्तों सौम्य स्वामीनाथन। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, और इसमें है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक है दोस्तों 82, और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में पहले स्थान पर है सिंगापुर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, और इसमें है विश्व शिल्प अंतर्राष्ट्रीय परिषद द्वारा विश्व शिल्प शहर का प्रमाण पत्र मिला है
वो किस राज्य को मिला है? तो विश्व शिल्प अंतर्राष्ट्रीय परिषद के द्वारा जो विश्व शिल्प शहर का प्रमाण पत्र मिला है वो मिला है दोस्तों जम्मू और कश्मीर राज्य को। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड या सीबीडीटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड या सीबीडीटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है रवि अग्रवाल जी को। इसे आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 और इसमें है सीआरपीएफ या केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का 85वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल या सीआरपीएफ का 85वां स्थापना दिवस ये मनाया गया दोस्तों 27 जुलाई को। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 और इसमें है पेटीएम पेमेंट्स बैंक का नया सीईओ या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक का नया सीईओ भी ये बनाया गया है दोस्तों अरुण कुमार को। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 और इसमें है हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय ड्राइवर कौन है? तो वो है दोस्तों कुश मैनी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 और इसमें है सींग वाले मेढक की नई प्रजाति ये कहां पर पाई गई? तो सींग वाले मेढक की नई प्रजाति पाई गई दोस्तों टेल वन्यजीव अभयारण्य जो कि स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 और इसमें है भारत ने पहला ग्रीन अमोनिया निर्यात समझौता किसके साथ किया? तो भारत ने पहला ग्रीन अमोनिया निर्यात समझौता ये किया है जापान के साथ। फिर इसके बाद अगला देखिए, देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू हुआ है और ये कहां पर शुरू है दोस्तों? तो देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया गया केरल राज्य के द्वारा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 और इसमें है ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 और इसमें है दिव्यांग छात्रों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। तो वो कहां पर किया गया? वो किया गया दोस्तों झारखंड रांची में। तो आप लोग यहां पर ध्यान में रखिएगा कि दिव्यांग छात्रों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया झारखंड रांची में। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 और इसमें है भारत का पहला राष्ट्रीय योग ओलंपियाड ये कहां पर शुरू किया गया? तो भारत का पहला राष्ट्रीय योग ओलंपियाड ये शुरू किया गया कर्नाटक राज्य में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 और इसमें है भारत का पहला निजी क्षेत्र का बायोस्फीयर रिजर्व ये कहां पर स्थापित किया गया? तो भारत का पहला निजी क्षेत्र का बायोस्फीयर रिजर्व ये स्थापित किया गया दोस्तों उत्तराखंड में और इसका नाम है राजाजी राघती बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत का पहला निजी क्षेत्र का बायोस्फीयर रिजर्व ये स्थापित किया गया उत्तराखंड में जिसका नाम है राजाजी राघती बायोस्फीयर रिजर्व।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, और इसमें है महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो वो किया गया है सुजाता सैनिक जी को। तो यहां पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया सुजाता सैनिक को। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, और इसमें है कौन सा देश व्यापार करने के लिए पूरे विश्व में सर्वोत्तम स्थान है? तो वो है दोस्तों सिंगापुर। सिंगापुर पूरे विश्व में व्यापार करने के लिए सबसे उचित या सर्वोत्तम स्थान है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, और इसमें है 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे दिया गया? तो वो दिया गया दोस्तों ऋषभ शेट्टी को कंटारा फिल्म के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, और इसमें है आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य है दोस्तों नागालैंड। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, और इसमें है विश्व साइबर अपराध में भारत का स्थान कौन सा है? तो विश्व साइबर अपराध में भारत का स्थान है दोस्तों नंबर 10, और विश्व साइबर अपराध में सबसे पहले स्थान पर है दोस्तों पुतिन का देश जो कि है रूस। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, और इसमें है न्याय के लिए गवाह संरक्षण योजना ये कहां पर शुरू की गई? तो न्याय के लिए दोस्तों गवाह संरक्षण योजना ये शुरू की गई असम में या असम सरकार के द्वारा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, और इसमें है न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी पर सभी फसलों को खरीदने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो एमएसपी या न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी फसलों को खरीदने वाला भारत का पहला राज्य बना हरियाणा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39, और इसमें है भारत का पहला चावल एटीएम कहां पर लॉन्च किया गया? तो भारत का पहला चावल एटीएम ये लॉन्च किया गया दोस्तों उड़ीसा राज्य में। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, और इसमें है आपराधिक न्याय तंत्र को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने कौन कौन से ऐप या एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं? तो आपराधिक न्याय तंत्र को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह जी ने एप्लीकेशन लॉन्च किया है, उसका नाम है दोस्तों न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई साक्ष्य। ये 3 एप्लीकेशन लॉन्च किए गए दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, और इसमें है केंद्र सरकार ने हाल ही में 2 मोर अभयारण्य घोषित किया, और उसमें पहला मोर अभयारण्य है आदि चुंचनगिरी, और ये मोर अभयारण्य स्थित है दोस्तों कर्नाटक राज्य में, और दूसरा मोर अभयारण्य है चूलनुआर, और ये स्थित है केरल राज्य में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42, और इसमें है आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई ट्रांजैक्शन की सीमा कितनी कर दी है? तो आरबीआई ने यूपीआई ट्रांजैक्शन की सीमा दोस्तों अब कर दिया है 5 लाख, पहले ये था 1 लाख। तो यहां पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि आरबीआई ने यूपीआई ट्रांजैक्शन की सीमा अब कर दी है 5 लाख, अर्थात आप किसी भी यूपीआई आईडी से ट्रांजैक्शन कितना कर सकते हैं एक बार में? तो वो कर सकते हैं कुल 5 लाख तक। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43, और इसमें है सिक्किम के नए मुख्यमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? तो सिक्किम के नए मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए हैं दोस्तों प्रेम सिंह तमांग, और ये हुए हैं दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44, और इसमें है
78वें स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या है? तो 78वें स्वतंत्रता दिवस की थीम थी दोस्तों विकसित भारत। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहां पर किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया महाराष्ट्र में। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 और इसमें है भारत के पहले स्वदेशी मानव रहित लड़ाकू विमान का परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है दोस्तों FWD-200B। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 और इसमें है वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान या भारत की रैंक क्या है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक है दोस्तों 39 या 39। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत मोदी जी ने कहां से किया? तो जल संचय जन भागीदारी इस पहल की शुरुआत मोदी जी ने किया सूरत गुजरात से। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 और इसमें है तमिलनाडु के पलानी पहाड़ी पर मकड़ी की एक नई प्रजाति मिली, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है दोस्तों कैरोटस पाइपरस। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 और इसमें है भारत का पहला कागज विहीन सरपंच का एक उपचुनाव कहां पर कराया गया दोस्तों? तो वो कराया गया भोपाल मध्य प्रदेश में। तो यहां पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत का पहला कागज विहीन सरपंच का उपचुनाव कराया गया भोपाल मध्य प्रदेश में। फिर नोट्स में एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि तिरुपति बालाजी जो कि आंध्र प्रदेश का एक प्रसिद्ध मंदिर है, वहां के दोस्तों प्रसाद में जो कि मुख्य रूप से लड्डू होता है उसमें फिश का ऑयल और गाय की चर्बी ये दोनों मिलने का दावा किया गया है। तो इसे आप लोग नोट्स में ध्यान में रखिएगा, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 और इसमें है 2024 में पहले सौर अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? तो 2024 में पहले सौर अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप पर एक द्वीप है दोस्तों जो कि अंडमान और निकोबार की राजधानी है और वो है पोर्ट ब्लेयर, और पोर्ट ब्लेयर द्वीप का नाम बदलकर अब क्या कर दिया है? तो वो कर दिया है विजयपुर। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अंडमान और निकोबार द्वीप या आइलैंड पर एक द्वीप है जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम बदल दिया गया है भारत सरकार के द्वारा और वो कर दिया गया है विजयपुर। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 और इसमें है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी विकसित करने की घोषणा कहां पर की गई भारत सरकार के द्वारा? तो वो की गई दोस्तों हैदराबाद में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 और इसमें है केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने देश में पारसी समुदाय की जनसंख्या में गिरावट को रोकने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो वो पोर्टल है दोस्तों जियो पारसी। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 और इसमें है पाकिस्तानी ईसाई जो CAA कानून के द्वारा गोवा की नागरिकता प्राप्त की, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है जोसेफ फ्रांसिस ए परेरा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, ब्रिटेन का साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय भारत में अपना परिसर स्थापित कर रहा है, वो किस शहर में स्थापित कर रहा है? तो वो कर रहा है दोस्तों गुरुग्राम में। तो ब्रिटेन का साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय भारत के गुरुग्राम शहर में अपना परिसर स्थापित कर रहा है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57, और इसमें है तूफान यागी से प्रभावित देश म्यांमार, लाओस और वियतनाम के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो वो किया दोस्तों ऑपरेशन सद्भाव। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58, और इसमें है भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किया गया दोस्तों कर्नाटक राज्य में, और उस सफारी का नाम है वन्नेरघट्टा जैविक उद्यान। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किया गया कर्नाटक में, जिसका नाम है वन्नेरघट्टा जैविक उद्यान। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59, और इसमें है भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र ये कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये किया गया दोस्तों उड़ीसा राज्य में। तो भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र ये स्थापित किया गया है उड़ीसा राज्य में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60, और इसमें है भारत की दूसरी परमाणु मिसाइल पनडुब्बी जिसे नौसेना में शामिल किया गया है उसका क्या नाम है? तो भारत की जो दूसरी परमाणु मिसाइल पनडुब्बी जिसे नौसेना में शामिल किया गया उसका नाम है INS अरिहंत। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया है? तो वो किया है दोस्तों असम राज्य ने। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62, और इसमें है एकीकृत पेंशन योजना या UPS लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वो है दोस्तों महाराष्ट्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63, और इसमें है वृंदावन योजना ये दोस्तों किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? तो ये शुरू की गई MP मध्य प्रदेश के द्वारा। फिर इसके बाद अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 64, और इसमें है पेरिस में ग्रेविन म्यूजियम ने दोस्तों गोल्ड कॉइन जारी किया, और पेरिस में जो ग्रेविन म्यूजियम है जिसने गोल्ड कॉइन जारी किया, ये जारी किया दोस्तों अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65, और इसमें है खेती को बढ़ावा देने के लिए हिम उन्नत योजना ये किस राज्य ने शुरू की दोस्तों? तो ये शुरू की हिमाचल प्रदेश ने। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व समुद्री सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो विश्व समुद्री सम्मेलन का आयोजन ये हुआ दोस्तों चेन्नई में। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री ने महिलाओं को बीमा के प्रति जागरूक करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो वो शुरू की है दोस्तों बीमा सखी योजना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 68, और इसमें है अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो वो किया गया हरियाणा राज्य में। फिर इसके बाद अगला है 69, और इसमें है महाकुंभ मेला 2025 के लिए डिजिटल सहायक लॉन्च किया गया, उसका क्या नाम है? तो महाकुंभ मेला 2025 के लिए जो डिजिटल सहायक लॉन्च किया गया है उसका नाम है दोस्तों कुंभ सहयोगी चैटबॉट। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70, और इसमें है टाइम पत्रिका 2024 ने पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो वो चुना है दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप को, जो कि वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 71, और इसमें है 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो वो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72, और इसमें है प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार पाने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन है? तो वो है दोस्तों अनीस सरकार,
जिसकी उम्र है 3 वर्ष और ये खेलता है दोस्तों शतरंज। और ये कहाँ का है? और ये है पश्चिम बंगाल का। तो प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार पाने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति है अनीश सरकार, जिसकी उम्र है 3 वर्ष और ये खेलता है शतरंज और ये है वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल का। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, पारंपरिक हस्तशिल्प घर चोला के लिए भौगोलिक संकेत या जीआई टैग किसको प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है दोस्तों गुजरात राज्य को। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 और इसमें है किस उपन्यास के लिए सामंथा हार्वे को 2024 का बुकर पुरस्कार मिला? तो वो मिला दोस्तों ऑर्बिटल के लिए। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना कहां पर शुरू की गई? तो ये शुरू की गई दोस्तों आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के द्वारा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 और इसमें है 9वां भारत इंडोनेशिया संयुक्त अभ्यास गरुड़ शक्ति 24 या 2024 आयोजित किया गया। ये कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया दोस्तों जकार्ता इंडोनेशिया में। तो 9वां भारत इंडोनेशिया का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है गरुड़ शक्ति 24, ये आयोजित किया गया जकार्ता इंडोनेशिया में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 और इसमें है जापान के द्वारा परीक्षण किया जा रहा लकड़ी का पहला उपग्रह, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है दोस्तों लिग्नोसेट। फिर इसके बाद अगला देखिए, भारत के नए रक्षा सचिव नियुक्त हुए हैं, उनका क्या नाम है? और वो है दोस्तों राजेश कुमार सिंह। तो भारत के नए रक्षा सचिव नियुक्त हुए हैं, उनका नाम है राजेश कुमार सिंह। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, बजट 2023-24 के अनुसार कितने औद्योगिक पार्कों को स्वीकृति प्रदान की गई? तो वो की गई दोस्तों कुल 12 औद्योगिक पार्कों को। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 और इसमें है 400 अरब डॉलर के साथ दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो वो बने हैं दोस्तों एलन मस्क। फिर इसके बाद अगला है भारत का पहला संविधान संग्रहालय, ये कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित है दोस्तों हरियाणा में। फिर इसके बाद अगला है भारत का पहला शून्य अपशिष्ट वाला हवाई अड्डा, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है दोस्तों देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, जो कि स्थित है इंदौर मध्य प्रदेश में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 83 और इसमें है अंतरराज्यीय परिषद की अस्थायी समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो वो किया गया दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह जी को। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन केंद्र का उद्घाटन किया गया लेह लद्दाख में। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 और इसमें है नवंबर 2024 में आध्यात्मिक केंद्र वड़ातल धाम की 200वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जारी किया गया। तो क्या जारी किया गया दोस्तों? वड़ताल धाम की 200वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तो वो किया गया डाक टिकट। और ये वड़ताल धाम दोस्तों ये स्थित है गुजरात राज्य में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 और इसमें है G20 शिखर सम्मेलन, ये दोस्तों आयोजित हुआ रियो डी जेनेरिया ब्राजील में और इसका विषय था एक न्याय संगत विश्व और सतत ग्रह का निर्माण। तो G20 शिखर सम्मेलन इसका आयोजन हुआ रियो डी जेनेरिया ब्राजील में, जिसका विषय था एक न्याय संगत विश्व और सतत ग्रह का निर्माण। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 87 और इसमें है देश की पहली नाइट सफारी, ये दोस्तों कहाँ पर स्थापित होगी? तो ये होगी लखनऊ उत्तर प्रदेश में।
फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं अरविंद सिंह साहनी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 89, और इसमें है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII में भारत की रैंक क्या है? 39, और पहले स्थान पर इसमें है दोस्तों स्विट्जरलैंड। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स या नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? तो वो है 39, और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स या नवाचार में पहले स्थान पर है दोस्तों स्विट्जरलैंड। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 90, और इसमें है भारत 2025 में खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा। वो कौन सा विश्व कप है खो खो का? तो वो है दोस्तों पहला। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई देश की पहली हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है दोस्तों संजीवनी। ये शुरू की गई है उत्तराखंड में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 92, और इसमें है भारत की पहली स्वचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा, जिसका नाम है दोस्तों पवन चित्र, का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो वो किया गया तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर, जो कि है केरल में। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 93, और इसमें है दुनिया का सबसे बड़ा सौर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट ये कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों मध्य प्रदेश में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 94, और इसमें है वर्ष 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहां पर होगा? तो वो होगा दोस्तों ग्लासगो में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 95, और इसमें है फेमिना मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब कौन जीता है? तो वो जीती है दोस्तों निकिता पोरवाल ने। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 96, और इसमें है भारत के सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के 51वें मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस कौन हुए हैं? तो वो हैं दोस्तों न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 97, और इसमें है 2024 साफ अंडर 17 चैंपियनशिप कौन जीता? तो वो जीता दोस्तों भारत ने। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 98, और इसमें है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या ICJ या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो वो किया गया दोस्तों नवाफ सलाम को। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 99, और इसमें है पंजाब नेशनल बैंक या PNB के नए निदेशक और CEO किसे चुना गया है? तो वो चुना गया दोस्तों अशोक चंद्रा को। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2024 में पहला नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान किया गया, वो किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो वो प्रदान किया गया दोस्तों नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 101, और इसमें है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में पहली बार भारत के आर्थिक विकास के साथ एक विषय जोड़ा गया, वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों मानसिक स्वास्थ्य। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में पहली बार भारत के आर्थिक विकास के साथ एक विषय जोड़ा गया, उसका नाम है मानसिक स्वास्थ्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 102, और इसमें है बजट 2023-24 के अनुसार भारत सरकार का प्रमुख मदों पर व्यय या खर्च का क्रम क्या है? तो बजट 2023-24 के अनुसार भारत सरकार ने दोस्तों सबसे अधिक व्यय या खर्च किया है रक्षा पर, फिर उसके बाद है कृषि, फिर उसके बाद खर्च किया है शिक्षा पर, और सबसे कम खर्च किया है स्वास्थ्य पर। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 103, और इसमें है केंद्रीय बजट 2023-24 में सबसे अधिक आवंटन किसे प्राप्त हुआ? तो वो प्राप्त हुआ दोस्तों मनरेगा को। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 104, और इसमें है 2024 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो 2024 में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष पर रहने वाला दोस्तों राज्य है केरल। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 2024 में मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब किसने जीता? तो वो जीती दोस्तों रिया सिंह ने। फिर इसके बाद नोट्स में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले लोगों को मिलेगा 5 लाख का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 106, और इसमें है 2024 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2024 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार ये मिला दोस्तों कुल 4 व्यक्तियों और एक संगठन को। और इसमें से दोस्तों आप लोग इन 3 नामों को ध्यान में रखिएगा जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 में प्राप्त हुआ है। तो इसमें पहला नाम आपको ध्यान में रखना है मियाजाकी हयाओ, और ये हैं जापान की। दूसरा नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा कर्मा फुंटसो, और ये कहाँ की हैं? तो ये हैं भूटान की। और तीसरा नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा फरवीजा फरहान, और ये हैं इंडोनेशिया की। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 107, और इसमें है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार या जिसे विज्ञान रत्न भी कहा जाता है 2024 में किसे दिया गया? तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 या विज्ञान रत्न 2024 ये दिया गया दोस्तों प्रोफेसर गोविंदराजन पद्मनाभन को। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 108, और इसमें है जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री कौन चुना गया है? तो जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं उमर अब्दुल्ला जी। बाकी यहाँ पर एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अनुच्छेद 370 और धारा 35A के समाप्ति के बाद दोस्तों जम्मू कश्मीर में यह पहला चुनाव था जिसमें उमर अब्दुल्ला जी को पहला मुख्यमंत्री चुना गया है 370 और 35A के समाप्ति के बाद से। फिर नोट्स में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो सैन्य अभ्यास है तरंग शक्ति 2024 ये दोस्तों एक बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है और इसका आयोजन 2 चरणों में किया गया भारत में, जिसमें पहले चरण में जो इसका आयोजन किया गया वो किया गया सुलूर वायुसेना स्टेशन जो कि है दोस्तों तमिलनाडु में, और दूसरे चरण में इसका आयोजन किया गया जोधपुर वायुसेना स्टेशन जो कि है राजस्थान में। इसके बाद आप लोग 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 के बाद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी दोस्तों बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी। और इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 18वीं लोकसभा से निर्वाचित कुल महिला सांसद थी 74 या 74। इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 के बाद नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री चुने गए और उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की बराबरी की, क्योंकि दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू भी भारत के लगातार 3 बार प्रधानमंत्री चुने गए थे। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट में कुल कैबिनेट मंत्रियों की संख्या है दोस्तों 30 और कुल राज्य मंत्री हैं 36 और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार इनकी कुल संख्या है दोस्तों 5। इसके बाद आप लोग
कुछ महत्वपूर्ण कैबिनेट मंत्री और उनके मंत्रालयों को ध्यान में रखिएगा, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा राजनाथ सिंह जी का नाम, और ये है दोस्तों भारत के रक्षा मंत्री। फिर इसके बाद है अमित शाह, ये है दोस्तों गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री। फिर इसके बाद है नितिन गडकरी, और ये हैं परिवहन मंत्री। फिर इसके बाद हैं जेपी नड्डा, और ये हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन तथा उर्वरक मंत्री। इनके पास दोस्तों दो मंत्रालय है, जिसमें एक हो गया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और दूसरा हो गया रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा शिवराज सिंह चौहान, ये हैं दोस्तों कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री। इनके पास भी दो मंत्रालय है। फिर इसके बाद है निर्मला सीतारमण, और ये है दोस्तों वित्त मंत्री और कारपोरेट कार्य मंत्री। फिर इसके बाद अगला नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा एस जयशंकर जी का नाम, और ये है दोस्तों विदेश मंत्री। फिर इसके बाद है पीयूष गोयल, और ये हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्री। फिर इसके बाद है धर्मेंद्र प्रधान, और इनके पास है दोस्तों शिक्षा मंत्रालय, अर्थात धर्मेंद्र प्रधान जी हो गए भारत के शिक्षा मंत्री। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा जीतन राम मांझी जी का नाम, और जीतन राम मांझी जी हैं दोस्तों सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री। फिर इसके बाद हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, और ये हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, अर्थात डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के पास है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगला नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा अश्विनी वैष्णव का, और ये है दोस्तों रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। इनके पास दोस्तों तीन मंत्रालय है। फिर इसके बाद अगला नाम ध्यान में रखिएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का नाम, और ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास कौन कौन से मंत्रालय हैं वो आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इनके पास है संचार मंत्रालय, अर्थात ये हो गए संचार मंत्री, और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, अर्थात ये पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री भी हैं। फिर इसके बाद अगला नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा भूपेंद्र यादव जी का, और ये है दोस्तों पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री। फिर इसके बाद अगला नाम है श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, और ये है दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्री। फिर इसके बाद है हरदीप सिंह पुरी, और ये है दोस्तों पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री। फिर इसके बाद हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया, और ये हैं श्रम एवं रोजगार मंत्री तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री। फिर इसके बाद हैं चिराग पासवान, और इनके पास है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, या इनके पास है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा CR पाटिल, और इनके पास है दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय, या CR पाटिल जी हैं जल शक्ति मंत्री। फिर इसके बाद है जुएल ओराम, और इनके पास है दोस्तों जनजातीय कार्य मंत्रालय, या जुएल ओराम जी हैं जनजातीय कार्य मंत्री। और लास्ट नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा गिरिराज सिंह का, और ये हैं वस्त्र मंत्री। इसके बाद आप लोग 2024 में प्रकाशित हुई कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों और उनके लेखकों का नाम ध्यान में रखिएगा, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें सबसे पहली पुस्तक का नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो कि है समथिंग लास्ट समथिंग विंड, और ये पुस्तक लिखी गई है दोस्तों हिलरी क्लिंटन के द्वारा। फिर इसके बाद अगली पुस्तक का नाम है अनलिस्ट, और ये लिखा गया है दोस्तों ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के द्वारा। फिर इसके बाद अगली पुस्तक का नाम है विटनेस, और ये पुस्तक लिखी गई है
भारत की महिला पहलवान साक्षी मलिक के द्वारा। फिर इसके बाद अगली पुस्तक का नाम है 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स और ये पुस्तक लिखी गई है सुशील मोदी के द्वारा। फिर इसके बाद अगली पुस्तक का नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा, द प्रिजनर ऑफ भोपाल और ये पुस्तक या किताब लिखी गई है टिम वॉकर के द्वारा। फिर इसके बाद अगली पुस्तक में आप लोग ध्यान में रखिएगा, पावर विद इन द लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी और ये पुस्तक लिखी गई आर बालसुब्रमण्यम के द्वारा। फिर इसके बाद अगली पुस्तक का नाम है जमशेद जी टाटा, पावरफुल लर्निंग्स फॉर कॉरपोरेट सक्सेस। इस पुस्तक को लिखा गया दोस्तों गोपाल कृष्ण और हरीश भट्ट जी के द्वारा। फिर इसके बाद अगली है मोदीज गवर्नेंस ट्रायम्फ रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी। ये पुस्तक लिखी गई दोस्तों तरुण चुघ के द्वारा। फिर इसके बाद अगली पुस्तक है ब्रेकिंग द बैरियर्स और ये लिखी गई अभिषेक दुबे और महावीर रावत के द्वारा। फिर इसके बाद अगली पुस्तक है भारत के 75 महान क्रांतिकारी और ये पुस्तक लिखी गई दोस्तों भीम सिंह जी के द्वारा। फिर इसके बाद अगली पुस्तक है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी और ये पुस्तक लिखी गई है सैम पित्रोदा जी के द्वारा। फिर इसके बाद अगली पुस्तक है ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल और ये पुस्तक लिखी गई अल्पना किलावला के द्वारा। फिर इसके बाद अगली पुस्तक है सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स और ये पुस्तक लिखी गई दोस्तों सोर्स कोड बिल गेट्स के द्वारा। फिर इसके बाद अगली पुस्तक है लॉन्ग आइलैंड और ये पुस्तक लिखी गई कोलम टोइबिन के द्वारा। फिर इसके बाद अगली पुस्तक है एट द व्हील ऑफ रिसर्च और ये पुस्तक लिखी गई अनुराधा मैस्करेनास के द्वारा। फिर इसके बाद अगली पुस्तक है कॉल ऑफ द गिरी और ये पुस्तक लिखी गई परिमल नाथवानी के द्वारा। फिर इसके बाद अगली पुस्तक है वेंकैया नायडू सेवा में जीवन और इस पुस्तक को लिखा है नागेश कुमार जी ने। फिर इसके बाद अगली पुस्तक है वैज्ञानिक उद्यमी लाखों महिलाओं को सशक्त बनाना तो ये पुस्तक लिखा गया है सौम्य स्वामीनाथन के द्वारा। तो वैज्ञानिक उद्यमी लाखों महिलाओं को सशक्त बनाना इस पुस्तक को लिखा गया सौम्य स्वामीनाथन के द्वारा। फिर इसके बाद है ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स, ये पुस्तक लिखी गई सुदीप्ता सेन गुप्ता जी के द्वारा। और इसके बाद है रतन टाटा ए लाइफ, ये पुस्तक लिखी गई थॉमस मैथ्यू के द्वारा। और ए वंडर लैंड ऑफ वंडर्स, ये पुस्तक लिखी गई है दोस्तों शशि थरूर के द्वारा। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा एक समंदर मेरे अंदर, ये पुस्तक लिखी गई संजीव जोशी जी के द्वारा। और फिर इसके बाद है वाई भारत मैटर्स, ये पुस्तक लिखी गई एस जयशंकर जो कि भारत के वर्तमान के विदेश मंत्री हैं उनके द्वारा। फिर इसके बाद है बर्निंग रोजेज इन माई गार्डन, ये पुस्तक लिखी गई तस्लीमा नसरीन के द्वारा। फिर इसके बाद है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, ये पुस्तक लिखी गई M.N. नरवणे के द्वारा। फिर इसके बाद है नाइफ, ये नाइफ पुस्तक लिखी गई सलमान रुश्दी के द्वारा। फिर इसके बाद है राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत और ये पुस्तक लिखी गई गीता सिंह जी के द्वारा। इसके बाद आपको ध्यान में रखना है होल्ड ऑन योर ड्रीम्स ए लेटर टू यंग फ्रेंड्स और हाउ टू बी हैप्पी, ये दोनों किताबें लिखी गई दोस्तों रस्किन बांड के द्वारा। फिर इसके बाद है अनब्रोकन, ये किताब लिखी गई इंद्राणी मुखर्जी के द्वारा। फिर इसके बाद है द विनर्स माइंडसेट, ये पुस्तक लिखी गई ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर शेन वाटसन के द्वारा। फिर इसके बाद है आई हैव द स्ट्रीट ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी और ये पुस्तक लिखी गई
रविचंद्रन अश्विन जी के द्वारा। फिर इसके बाद है वेलकम टू पैराडाइज, और ये किताब लिखी गई ट्विंकल खन्ना के द्वारा। और फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा श्री राम इन तमिल गाम एन इंस्पिरेबल बॉन्ड, ये पुस्तक लिखी गई दोस्तों डॉक्टर डी के हरि और डॉक्टर डी के हेमा के द्वारा। फिर यहीं पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि विंग्स टू आवर होप, ये दोस्तों श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का जो पहला अभिभाषण हुआ था उसका एक संकलन है, विंग्स टू आवर होप। फिर इसके बाद 9 यार्ड साड़ियाँ, ये एक लघु कथा है दोस्तों, और ये लिखा है प्रशांति राम ने। फिर इसके बाद मदर मैरी कम्स टू मी, ये पुस्तक लिखी गई दोस्तों अरुंधति राय के द्वारा। फिर इसके बाद खाकी में स्थित प्रज्ञ, ये पुस्तक लिखी गई दोस्तों अनिल रतूड़ी के द्वारा, जो कि है दोस्तों DIG। फिर इसके बाद लास्ट में आप लोग ध्यान में रखिएगा वंस अपॉन ए लाइफ बर्न्ड करी एंड ब्लडी रैक्स, ये पुस्तक लिखी गई दोस्तों नागालैंड की लेखिका टेमसुला AO के द्वारा। इसके बाद आप लोग 2024 के कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान को ध्यान में रखिएगा कि वो किन व्यक्तियों को मिला है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, और दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये दिया गया है अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 ये किसे दिया गया, तो ये दिया गया दोस्तों प्रोफेसर गोविंद राज पद्मनाभन जी को। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है भारत का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसे दिया गया, तो ये दिया गया राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को, जो कि है तेलंगाना हैदराबाद में। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये दिया गया जगत गुरु राम भद्राचार्य को और उर्दू के लेखक गुलजार जी को। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब कौन सी फिल्म जीती, तो वो जीती दोस्तों बराहमी फिल्म ने। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किस अभिनेता ने जीता, तो वो जीता रणबीर कपूर ने। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसने जीता, तो वो जीती आलिया भट्ट ने। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, और ये दिया गया दोस्तों कैरोस नामक उपन्यास को, जिसे लिखा था एरपन बैक ने और इसका अनुवाद किया माइकल हाफमैन ने। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये दिया गया कैरोस, जो कि एक उपन्यास है, और इसे लिखा था एरपन बैक ने और इसका अनुवाद किया माइकल हाफमैन ने। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है 96वां ऑस्कर पुरस्कार 2024, और 96वां ऑस्कर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब ये किसने जीता, तो 96वां ऑस्कर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जीता दोस्तों किलियन मर्फी ने। फिर इसके बाद इसी में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ऑस्कर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता एम्मा स्टोन ने, और ऑस्कर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जीता ओपेनहाइमर नामक फिल्म ने। फिर इसी के बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जॉन एल जैक स्विगट जूनियर अवार्ड 2024 ये जीता दोस्तों चंद्रयान 3 की टीम ने, जॉन एल जैक स्विगट जूनियर अवार्ड 2024। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार जो कि है नाइट ऑफ द लीजन ऑनर, ये दिया गया दोस्तों कांग्रेस के लीडर शशि थरूर जी को। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा फीफा 2023 जो कि दोस्तों फुटबॉल का एक संघ है, उसमें 2023 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसे किसे दिया गया, तो
पुरुष वर्ग में दोस्तों फीफा 2023 के द्वारा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब दिया गया लियोनेल मेसी को, और महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब दिया गया एताना बोनमाटी को। इसके बाद आप लोग अगला पॉइंट ध्यान में रखिएगा, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, इन दो लोगों को मिला है दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार 2024 में। और इसके बाद अगला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है मोहम्मद शमी, और मोहम्मद शमी जी को दोस्तों मिला है अर्जुन पुरस्कार। फिर इसके बाद अगला नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा कपिल देव जी का, और कपिल देव जी के दोस्तों 2024 में मिला ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा टाइम्स पावर आइकॉन 2024, ये चुना गया दोस्तों विजय जैन को। फिर इसके बाद अगला आपको ध्यान में रखना है रूस का सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार, ये दिया गया दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। फिर फिजी का सर्वोच्च सम्मान ये प्राप्त हुआ दोस्तों भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को। इसके बाद आप लोग दोस्तों 2024 में हुए कुछ इंपॉर्टेंट सैन्य अभ्यासों को ध्यान में रखिएगा, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा सैन्य अभ्यास शक्ति, और ये जो शक्ति सैन्य अभ्यास है ये हुआ मई 2024 में मेघालय में, और ये हुआ भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच में। फिर इसके बाद अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा रेड फ्लैग 2024, और ये आयोजित हुआ अमेरिका में। और इसमें दोस्तों खास बात यह है कि इसमें भारतीय वायुसेना ने भाग लिया, और भारतीय वायुसेना की तरफ से रेड फ्लैग 2024 में राफेल विमान ने भाग लिया था। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2024, इसका आयोजन हुआ दोस्तों थाईलैंड में, और ये अभ्यास भारत और थाईलैंड की सेनाओं के मध्य हुआ था। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2024, इसका आयोजन हुआ थाईलैंड में, और ये हुआ था भारत और थाईलैंड की सेनाओं के मध्य। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा अभ्यास उदार शक्ति 2024, इसका आयोजन हुआ मलेशिया में, और ये दोस्तों भारत और मलेशिया की वायु सेनाओं के मध्य हुआ एक सैन्य अभ्यास था। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2024, इसका आयोजन हुआ मेघालय में, और ये सैन्य अभ्यास दोस्तों भारत और मंगोलिया की सेनाओं के मध्य हुआ था, नोमैडिक एलिफेंट 2024। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा सैन्य अभ्यास वरुण 2024, इसका आयोजन हुआ दोस्तों भूमध्य सागर में, और ये भारत और फ्रांस की नौ सेनाओं के बीच में हुआ था। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा सैन्य अभ्यास तरंग शक्ति 2024, जिसका आयोजन हुआ तमिलनाडु में, और इसके बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा तरंग शक्ति 2024 के बारे में कि भारतीय वायुसेना द्वारा संचालित ये पहला बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, जिसका पहला चरण आयोजित किया गया दोस्तों सोलूर एयरबेस पर 6 से लेकर 14 अगस्त तक। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा सैन्य अभ्यास जिसका नाम है मित्र शक्ति 2024, और ये आयोजित हुआ श्रीलंका में, और ये मित्र शक्ति 2024 ये हुआ था दोस्तों भारत और श्रीलंका की सेनाओं के मध्य। फिर इसके बाद अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा सैन्य अभ्यास कजिंद 2024, और ये हुआ दोस्तों उत्तराखंड में आयोजित, और ये कजिंद 2024 ये आयोजित हुआ था भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं के मध्य। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा सैन्य अभ्यास सिम्बेक्स 2024, और इसका आयोजन हुआ आंध्र प्रदेश में, और ये हुआ दोस्तों भारत और सिंगापुर के मध्य, या भारत और सिंगापुर की सेनाओं के मध्य। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा 2024 में पूर्वी बेड़े का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला दोस्तों INS दिल्ली को। और फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है सैन्य अभ्यास
रिम ऑफ द पैसिफिक या रिमपैक। ये आयोजित किया गया दोस्तों पर्ल हार्बर अमेरिका में। और इसमें आप लोग ध्यान में रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास है दोस्तों रिम ऑफ द पैसिफिक या रिमपैक। और ये जो पर्ल हार्बर अमेरिका में आयोजित किया गया दोस्तों रिम ऑफ द पैसिफिक, ये था इसका 29th संस्करण या 29th एडिशन। और इसमें दोस्तों भारत की तरफ से भाग लिया INS शिवालिक ने। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा लार्सन एंड ट्रूबो तथा DRDO ने दोस्तों विकसित किया है स्वदेशी हल्का टैंक जोरावर। फिर इसके बाद आप लोग लास्ट में ध्यान में रखिएगा कि सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति 2024, और ये आयोजित हुआ दोस्तों मलेशिया में। और ये भारत और मलेशिया की जो सेनाएं हैं उनका एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसके बाद आप लोग 2024 के कुछ प्रमुख चर्चित व्यक्तियों का नाम ध्यान में रखिएगा। और इसमें सबसे पहला नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा पायल कपाड़िया का, जो कि एक है दोस्तों फिल्म निर्देशक। और इनकी एक फिल्म थी जिसका नाम था ऑल वी इमेजिन एज लाइट, जिसे दोस्तों गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2025 के लिए नामांकित किया गया है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा या अगला नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा सिद्धार्थ अग्रवाल का, जो कि 49 वर्ष की आयु में इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले सबसे उम्र दराज व्यक्ति बन गए हैं, सिद्धार्थ अग्रवाल। फिर इसके बाद अगला नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा मोहना सिंह जी का। और इनके बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत की स्वदेशी लड़ाकू जेट तेजस के स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली ये पहली महिला हैं मोहना सिंह। फिर इसके बाद अगला नाम आपको ध्यान में रखना है अनामिका बी राजीव। और इनके बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी है दोस्तों अनामिका बी राजीव। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है सिद्धेश साकोरे का नाम। और इनके बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन द्वारा भूमि नायक नामित किया गया है दोस्तों किसे, सिद्धेश साकोरे को। तो सिद्धेश साकोरे जी को दोस्तों मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन द्वारा भूमि नायक नामित किया गया है। फिर इसके बाद अगला नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा शक्तिकांत दास जी का। और इनके बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इन्हें लगातार दूसरे वर्ष ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स 2024 में दोस्तों A+ रेटिंग प्राप्त की है। तो शक्तिकांत दास जी ने लगातार दूसरे वर्ष ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स 2024 में A+ रेटिंग प्राप्त की है। और ऐसा करने वाले दोस्तों वे सिर्फ दुनिया के तीसरे व्यक्ति हैं, 2 लोग अन्य भी हैं दोस्तों जिन्हें लगातार दूसरे वर्ष ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स 2024 में A+ रेटिंग प्राप्त की है। इसके बाद अगला नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा यांग जुम और मेटाकाफ। ये दोनों दोस्तों लड़कियां हैं जो कि दुनिया की 14 ऊंची चोटियों को फतह करने वाली पहली महिला जोड़ी बन गई हैं, यांगजुम और मेटाकाफ। इसके बाद आप लोग 2024 में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निधन के बारे में ध्यान में रखिएगा, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें सबसे पहला नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा राजमन चंदा। और ये था दोस्तों एक स्क्वैश खिलाड़ी जिन्हें अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ था और इनका 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा उस्ताद जाकिर हुसैन का नाम, जो कि थे एक तबला वादक और इनका अमेरिका में निधन हुआ। इन्हें दोस्तों 1990 में संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार मिला था, 2023 में पद्म विभूषण का पुरस्कार मिला था और उस्ताद जाकिर हुसैन जी को दोस्तों पद्म भूषण और पद्मश्री भी पुरस्कार मिल चुके थे। तो
तो उस्ताद जाकिर हुसैन जो कि एक तबला वादक थे, उनका हाल ही में अमेरिका में निधन हुआ। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम, जिनका 26 दिसंबर 2024 को 96 वर्ष की आयु में निधन हुआ। ये दोस्तों 2004 से लेकर 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, कुल 2 बार तक। फिर इसके बाद अगला नाम आपको ध्यान में रखना है यामिनी कृष्णमूर्ति का, जिनकी 83 वर्ष की आयु में दिल्ली में निधन हो गया और इन्हें दोस्तों पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री ये तीनों पुरस्कार प्राप्त हुए थे और इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था यामिनी कृष्णमूर्ति जी को, जिनकी 83 वर्ष की आयु में दिल्ली में निधन हो गया। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा रतन टाटा जी का नाम, जिनका 86 वर्ष की आयु में 9 अक्टूबर 2024 को निधन हुआ मुंबई में। और रतन टाटा जी दोस्तों टाटा समूह के अध्यक्ष रहे 1991 से लेकर 2012 तक। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा डॉक्टर वेणुगोपाल का नाम, जो कि थे दोस्तों एम्स के पूर्व निदेशक और ये थे एक हृदय शल्य चिकित्सक और इन्होंने दोस्तों पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था डॉक्टर वेणुगोपाल जी ने और इनका 8 अक्टूबर 2024 को निधन हो गया। फिर इसके बाद अगला नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा नटवर सिंह जी का नाम, जिनका 95 वर्ष की आयु में गुरुग्राम में निधन हुआ और ये थे भारत के पूर्व विदेश मंत्री। फिर इसके बाद अगला नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का, जो कि थे दोस्तों अग्नि मिसाइल के जनक। इनकी 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फिर इसके बाद अगला नाम आपको ध्यान में रखना है प्रभा अन्नी, जो कि थे दोस्तों हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायिका और इन्हें तीनों पद्म पुरस्कार प्राप्त हुए थे, जो कि है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इनका 92 वर्ष की आयु में पुणे में निधन हो गया। फिर लास्ट में आप लोग ध्यान में रखिएगा मुनव्वर राणा, जो कि थे दोस्तों एक उर्दू शायर और इनकी 71 वर्ष की आयु में लखनऊ में निधन हो गया। इसके बाद आप लोग 2024 की कुछ प्रमुख नियुक्तियां या अपॉइंटमेंट देख लीजिए। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा अगस्त 2024 में असम राइफल के महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया, तो ये किया गया दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा जी को। फिर इसके बाद अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा 26वें नौसेना के अध्यक्ष बने, तो वो बने हैं दोस्तों एडमिरल दिनेश कुमार। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं, तो वो हुए हैं दलजीत सिंह चौधरी। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है प्रवर्तन निदेशालय या ईडी के निदेशक नियुक्त हुए हैं, तो वो हैं राहुल नवीन। फिर इसके बाद अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं और वो हैं संजीव खन्ना। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड या एनएसजी के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं, वो हैं बी श्रीनिवासन। फिर इसके बाद अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा यूपीएससी या संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं और वो हैं दोस्तों प्रीति सूदन जी। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा वर्तमान में सेना अध्यक्ष हैं लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ये नियुक्त हुई हैं दोस्तों इदासीसा नोंगरांग। तो इदासीसा नोंगरांग ये दोस्तों मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ या NAFED का अध्यक्ष चुना गया है जेठा अहिर को। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा मौसमी चक्रवर्ती, इन्हें दोस्तों आकाशवाणी समाचार का महानिदेशक नियुक्त किया गया है।
फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है NHRC या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का अध्यक्ष चुना गया है बी सुब्रमण्यम को। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा RBI या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है संजय मल्होत्रा को। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा काश पटेल, इन्हें दोस्तों फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या FBI का प्रमुख नियुक्त किया गया है, जो कि है दोस्तों FBI अमेरिका की। इसके बाद आप लोग दोस्तों ध्यान में रखिएगा देवेंद्र फडणवीस, ये दोस्तों महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए हैं। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है नेटुम्बो नंदी नदैतवा, ये दोस्तों नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा मिस्र के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं अब्देल फतेह अल सीसी। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं ओम बिरला जी, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड या बेल के नए प्रबंधन निदेशक ये नियुक्त हुए हैं दोस्तों मनोज जैन। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा SBI या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं श्री निवास सुल्लू शेट्टी। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा ICC या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सबसे युवा अध्यक्ष हुए हैं जय शाह। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी ये नियुक्त किया गया है सतीश कुमार जी को। फिर इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का सदस्य चुना गया दोस्तों नीता अंबानी जी को। और फिर इसके बाद है भारतीय क्रिकेट पुरुष टीम का मुख्य कोच ये नियुक्त किया गया गौतम गंभीर को। और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का अध्यक्ष चुना गया है रवि अग्रवाल को। और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष चुना गया BN गंगाधर जी को। इसके बाद आप लोग देखिए खेल या स्पोर्ट्स, और इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा ओलंपिक 2024 से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को। तो ओलंपिक 2024 में सबसे पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसका आयोजन हुआ 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024 के बीच में पेरिस फ्रांस में। और ओलंपिक 2024 का शुभांकर था दोस्तों द फ्रिंसेस। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ओलंपिक 2024 में भारत के सेफ डी मिशन या CDM थे गगन नारंग। और ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थी PV सिंधु और शरत कमल। तो उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे PV सिंधु और शरत कमल। फिर यहीं पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन कौन थे, तो वो थे दोस्तों PR राजेश और मनु भाकर। फिर इसके बाद मनु भाकर से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मनु भाकर ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज हैं और एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय भी हैं मनु भाकर। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल 1 रजत और 5 कांस्य सहित 6 पदक जीते और इन जीत के साथ दोस्तों भारत ओलंपिक में कुल 71वें स्थान पर रहा। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा भारतीय हॉकी टीम ने स्पेन को हराकर दोस्तों कांस्य पदक जीता था और नीरज चोपड़ा ने दोस्तों जीता था रजत पदक या सिल्वर मेडल और ये जीता था इन्होंने जेवलिन थ्रो में। और ये दोस्तों 3.52 मीटर से अरसद से हार गए थे जो कि पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर हैं और इन्होंने नीरज चोपड़ा ने अपना जो जेवलिन फेंका था वो फेंका था 89.45 मीटर तक। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा मनु भाकर का नाम और मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता 10 मीटर एयर पिस्टल में।
फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा, मनु भाकर और सरबजीत सिंह ने मिश्रित 10 मीटर एयर पिस्टल में भी दोस्तों कांस्य पदक जीता था। फिर इसके बाद जो एक और कांस्य मिला वो मिला दोस्तों स्वप्निल कुसाले को, और इन्हें मिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के लिए। फिर अमन सहरावत, इन्हें दोस्तों 57 केजी कुश्ती में मिला था कांस्य पदक। फिर इसके बाद लास्ट में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यह दोस्तों 126 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा था ओलंपिक 2024 में। फिर इसके बाद आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 के बारे में आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि इसका आयोजन हुआ 3 से 20 अक्टूबर 2024 के बीच में, और इसका आयोजन हुआ संयुक्त अरब अमीरात या UAE में। और यहीं पर दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसका आयोजन पहले होना था बांग्लादेश में, जहां पर राजनीतिक अस्थिरता के कारण इसका आयोजन चेंज करके कर दिया गया संयुक्त अरब अमीरात में। फिर आईसीसी महिला T20 विश्व कप में दोस्तों कुल टीमों ने भाग लिया 10। विजेता टीम थी न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड दोस्तों पहली बार आईसीसी महिला T20 विश्व कप विजेता बनी थी, और उप विजेता टीम थी दक्षिण अफ्रीका। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थी दोस्तों अमेलिया केर, जो कि थी न्यूजीलैंड के। इन्होंने सबसे अधिक विकेट भी लिया था इस T20 विश्व कप में, और सबसे अधिक रन बनाई थी दोस्तों लौरा वोलवार्ट ने। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024, इसका आयोजन हुआ 1 से 29 जून 2024 के बीच में यूएसए और वेस्ट इंडीज में संयुक्त रूप से। इसमें दोस्तों कुल 20 टीमों ने भाग लिया, और इस पुरुष T20 विश्व कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए थे दोस्तों उसेन बोल्ट, और विजेता थे दोस्तों भारत, जो कि 7 रनों से दक्षिण अफ्रीका को हराई थी। फिर इस विश्व कप में सबसे ज़्यादा रन थे दोस्तों अफगानिस्तान के रहमतुल्लाह गुरबाज के, और सर्वाधिक विकेट थे अर्शदीप सिंह और फजल हक फारूकी, दोनों दोस्तों संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट टेकर थे, जिसमें फजल हक फारूकी ये है अफगानिस्तान का। और इस टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हुए थे दोस्तों जसप्रीत बुमराह, और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच हुए थे दोस्तों विराट कोहली जी। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आप लोग देखिए WPL 2024 या वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा कि WPL 2024 में कुल 5 टीमों ने भाग लिया, और WPL 2024 की विजेता टीम थी RCB या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, जिसकी कैप्टन थी स्मृति मंधाना। और WPL 2024 की उप विजेता थी दोस्तों DC या दिल्ली कैपिटल, जिसकी कैप्टन थी मैग लैनिंग। और WPL 2024 में ऑरेंज कैप मिला था एलिस पैरी के, जो कि थी दोस्तों RCB की। फिर पर्पल कैप दिया गया श्रेयंका पाटिल को, और श्रेयंका पाटिल को ही दोस्तों इमर्जिंग प्लेयर का खिताब दिया गया 2024 WPL में। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब दिया गया दीप्ति शर्मा को। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा प्लेयर ऑफ द फाइनल ये मिला था सोफी मोलिनिक्स को, और फेयर प्ले अवार्ड ये दोस्तों जीता था RCB या रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने। तो WPL से आप लोग इतनी बात ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आप लोग IPL 2024 से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। तो IPL 2024 में दोस्तों कुल 10 टीमों ने भाग लिया, जिसमें विजेता टीम थी कोलकाता नाइट राइडर्स या KKR, जिसके कैप्टन थे श्रेयस अय्यर। और उप विजेता टीम थी दोस्तों SRH या सनराइजर्स हैदराबाद, जिसके कैप्टन थे पैट्रिक कमिंस। और ऑरेंज कैप मिला दोस्तों विराट कोहली को। और विराट कोहली के बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि IPL में सबसे ज़्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड भी दोस्तों विराट कोहली के नाम है। पर्पल कैप मिला है हर्षल पटेल को। फिर मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ये दिया गया दोस्तों वेस्ट इंडीज के सुनील नरेन को, जो कि खेलते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स से। फिर
आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने दोस्तों यजुवेंद्र चहल। और आईपीएल में सबसे ज्यादा कैच लिया है दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी ने। इसके बाद इस क्लास का लास्ट टॉपिक आप लोग देखिए महत्वपूर्ण दिवस और थीम। और इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है। तो गणतंत्र दिवस 2025 की थीम थी दोस्तों स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ये मनाया जाता है हर वर्ष 31 मई को। और 2024 में इसकी थीम थी बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा विश्व दुग्ध दिवस, ये मनाया जाता है हर वर्ष 1 जून को। और 2024 में इसकी थीम थी गुणवत्तापूर्ण पोषण प्रदान करने में डेयरी की महत्वपूर्ण भूमिका का जश्न मनाना। फिर इसके बाद अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस, ये मनाया जाता है हर वर्ष 5 जून को। और 2024 में इसकी थीम थी भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा सहनशीलता। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, ये मनाया जाता है हर वर्ष 7 जून को। और 2024 में इसकी थीम थी सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा विश्व महासागर दिवस, ये मनाया जाता है हर वर्ष 8 जून को। और 2024 में इसकी थीम थी सतत मत्स्य पालन का अर्थ है अधिक। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, ये मनाया जाता है हर वर्ष 12 जून को। फिर इसके बाद अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा विश्व शरणार्थी दिवस, ये मनाया जाता है हर वर्ष 20 जून को। और 2024 में इसकी थीम थी शरणार्थियों के साथ एकजुटता। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये मनाया जाता है हर वर्ष 21 जून को। और 2024 में इसकी थीम थी स्वयं और समाज के लिए योग। फिर इसके बाद अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा विश्व हेपेटाइटिस दिवस, ये मनाया जाता है हर वर्ष 28 जुलाई को। और 2024 में इसकी थीम थी इट्स टाइम फॉर ए एक्शन। फिर इसके बाद अगला दिवस आप लोग ध्यान में रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, ये मनाया जाता है हर वर्ष 29 जुलाई को। फिर इसके बाद अगला दिवस है राष्ट्रीय खेल दिवस, ये मनाया जाता है हर वर्ष 29 अगस्त को। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा स्तनपान सप्ताह, ये दोस्तों हर वर्ष 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। और 2024 में इसकी थीम थी अंतर को कम करना, सभी के लिए स्तनपान का समर्थन। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, ये मनाया जाता है हर वर्ष 12 अगस्त को। और 2024 में इसकी थीम थी फॉर क्लिक्स टू प्रोग्राम यूथ डिजिटल पाथवे फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा विश्व शेर दिवस, ये मनाया जाता है हर वर्ष 10 अगस्त को। और इस वर्ष इसकी थीम थी अर्थात 2024 में इसकी थीम थी प्रोटेक्टिंग द किंग ऑफ जंगल। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा विश्व जल सप्ताह, ये मनाया जाता है 25 से 29 अगस्त को हर वर्ष। और 2024 में इसकी थीम थी सीमाओं को पाटना, शांति के लिए जल। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है अगला दिवस विश्व अक्षय ऊर्जा दिवस, ये मनाया जाता है हर वर्ष 20 अगस्त को। और राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस, ये मनाया जाता है हर वर्ष 4 सितंबर को। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ये मनाया जाता है हर वर्ष 8 सितंबर को। और 2024 में इसकी थीम थी बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता। फिर इसके बाद अगला दिवस आप लोग ध्यान में रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, ये मनाया जाता है हर वर्ष 15 सितंबर को। और 2024 में इसकी थीम थी सुशासन के लिए एक उपकरण के रूप में कृत्रिम बुद्धिमत्ता। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा अगला दिवस विश्व ओजोन दिवस, ये मनाया जाता है हर वर्ष 16 सितंबर को। और 2024 में इसकी थीम थी जलवायु
कार्रवाई को आगे बढ़ाना। फिर इसके बाद अगला आपको ध्यान में रखना है विश्व बांस दिवस। ये मनाया जाता है हर वर्ष 18 सितंबर को और 2024 में इसकी थीम थी अगली पीढ़ी का बांस, समाधान, नवाचार और डिजाइन। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा अगला दिवस विश्व शांति दिवस और ये मनाया जाता है हर वर्ष 21 सितंबर को और 2024 में इसकी थीम थी शांति की संस्कृति का विकास। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है विश्व समुद्री दिवस। ये मनाया जाता है 26 सितंबर को और 2024 में इसकी थीम थी भविष्य की यात्रा, सुरक्षा सर्वप्रथम। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा विश्व पर्यटन दिवस। ये मनाया जाता है 27 सितंबर को और 2024 में इसकी थीम थी टूरिज्म एंड पीस। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा विश्व खाद्य दिवस। ये मनाया जाता है हर वर्ष 16 अक्टूबर को और 2024 में इसकी थीम थी बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य के लिए भोजन का अधिकार। फिर इसके बाद अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा विश्व बाल दिवस। ये मनाया जाता है हर वर्ष 20 नवंबर को और 2024 में इसकी थीम थी हर बच्चे के लिए हर अधिकार। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस। ये मनाया जाता है हर वर्ष 25 नवंबर को और 2024 में इसकी थीम थी समानता, विविधता और समावेशन की वकालत करने वाली महिलाओं। फिर इसके बाद अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा विश्व एड्स दिवस। ये मनाया जाता है हर वर्ष 1 दिसंबर को और 2024 में इसकी थीम थी सही रास्ता अपनाएं, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस। ये मनाया जाता है हर वर्ष 5 दिसंबर को और 2024 में इसकी थीम थी मृदा की देखभाल, मापे, निगरानी करें और प्रबंधन करें। फिर इसके बाद अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा विश्व मानवाधिकार दिवस। ये मनाया जाता है हर वर्ष 10 दिसंबर को और 2024 में इसकी थीम थी हमारे अधिकार हमारा भविष्य। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा लास्ट में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। ये मनाया जाता है हर वर्ष 14 दिसंबर को और 2024 में इसकी थीम थी स्थायित्व को बढ़ावा देना, हर वाट मायने रखता है। तो बस दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में।